बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। SST ग्रेड 6 लेसन नंबर 3 द अर्थ अवर होम, यानी कि ज़मीन हमारा घर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में, हमारी कायनात में एक अर्थ ही एक ऐसा वाहिद प्लैनेट है जहाँ पर जो है वो ज़िंदगी गुजारना पॉसिबल है, यानी कि जहाँ पर हम ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। ठीक है, यानी क्योंकि इसका एक इन्वायरमेंट जो है वो परफेक्ट इन्वायरमेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल है। तो उसमें से जो है अल्लाह ने हमें जो चार जो है वो पार्ट्स, जिनको हम कह सकते हैं या स्फीयर्स कह सकते हैं, वो जो दिए हैं, जिसमें है एयर शामिल है, वाटर, लैंड शामिल है। ठीक है, तो इन चार चीज़ों की वजह से जो है वो पॉसिबल है लाइफ। तो इन चार चीज़ों को ही हम डिस्कस करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये चार चीज़ें किस तरह जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, या इनका क्या अहम किरदार अदा कर रहा है, जिनकी वजह से जो है वो लाइफ जो है वो पॉसिबल है। तो इन्हीं चार चीज़ों को जो है हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? जिसको हम हवा भी कहते हैं। ठीक है, हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो है वो एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है। ठीक है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। तो ये जो है एटमॉस्फेयर ना सिर्फ हमें मदद करता है सांस लेने में, बल्कि हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, टू कोल्ड और टू हॉट से, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म या सर से हमें जो है वो प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो मीटोराइड्स होते हैं उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। मीटोराइड्स क्या हैं? जिनको हम पीसेज ऑफ रॉक कहते हैं, या हम स्पेस रॉक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इनसे प्रोटेक्ट करता है इस तरह कि जब भी इनके पीसेस जो है वो हवा के साथ रब होंगे तो ये पीसेस बर्न हो जाते हैं। ठीक है, ख़त्म हो जाएंगे। फिर इस तरह एटमॉस्फेयर में जो है वो डिफरेंट गैसेस भी पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो 78% जो है वो नाइट्रोजन का है, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस में जो है वो दूसरी तमाम गैसेस शामिल हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नियोन होगी, हेलियम हो गया, आर्गन हो गई, ये सारी गैसेस इनका जो है वो 1% शामिल हैं एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा इसके डिफरेंट लेयर्स हैं जो कि 5 हैं। सबसे जो पहली लेयर है वो एक्सोस्फेयर है, जो कि थर्मोस्फेयर के ऊपर है। ठीक है, 10,000 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड हुई हुई है, और इसको हम एज भी कहते हैं एटमॉस्फेयर का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एज होता है किनारे को कहते हैं, तो ये इसको हम एज भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे है थर्मोस्फेयर। ठीक है, ये सारी लेयर जो है वो 1 बाय 1 दी गई हैं। एक्सोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर आती है, जो कि मेसोस्फेयर के ऊपर है। ठीक है, जो कि 600 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुई हुई है। जितनी भी मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं वो यहाँ पर आपको ऑर्बिट करती हुई मिलेंगी, यानी कि यहाँ पर आपको घूमती हुई मिलती हैं। थर्मोस्फेयर के बाद किसका नंबर आता है? मेसोस्फेयर का। मेसोस्फेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है, 85 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुई हुई है, और इस लेयर में जो है वो मेटेराइड्स बर्न होते हैं। ऊपर हमने पढ़ा है ना कि मेटेराइड्स से हमें प्रोटेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर। वो जब भी हवा के साथ रब होंगे उसके पीसेस, तो वो बर्न हो जाएगी। तो जितना वो बर्न होने का अमल जो है वो इस लेयर में होता है, मेसोस्फेयर में होता है। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जो कि इसके ऊपर है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है, 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुई है। तो इस लेयर में जो है वो ओजोन लेयर मौजूद है। ठीक है, इस स्फीयर पर ओजोन लेयर मौजूद है। ओजोन लेयर क्या है? जो कि हमें अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ होती हैं, सूरज की यूवी रेज़ होती हैं, जिनको हम यूवी भी कह सकते हैं। ठीक है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। लास्ट है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है वो लास्ट है। ठीक है, 8 to 14 किलोमीटर तक एक्सटेंड है, और जितने भी वेदर जो है वो बनते हैं, जितने भी चेंज होते हैं, वो यहाँ पर इस लेयर पर होते हैं। ये जो लास्ट है ट्रोपोस्फेयर की। इसके बाद है हमारे पास आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर क्या है? जब भी पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं तो हम उनको आयन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी अमल होता है ये इस स्फीयर पर होता है, आयनोस्फेयर पर होता है। जो रेडियो कम्युनिकेशन का जो पॉसिबल है, ठीक है, वो इस लेयर की वजह से है, आयनोस्फेयर की वजह से। इसके अलावा इस लेयर में जो है वो अरोराज भी होते हैं, जिनमें को हम बैंड्स ऑफ लाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब अच्छा, अरोरास क्या हैं? जो कि आपको स्काई पर देखने को मिलते हैं नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल। ठीक है, जो हमारा ज़मीन का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, वहाँ पर स्काई में आपको डिफरेंट जो है वो कलर्स देखने को मिलते हैं, तो उनको हम अरोरास कहते हैं। तो ये आयनोस्फेयर लेयर पर होते हैं, इस लेयर की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर क्या है? लिथो जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब होता है रॉक। तो ये आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ है। ठीक है, जिसमें क्रस्ट भी शामिल है और अपर मेंटल भी शामिल है, और इसकी थिकनेस जो है वो 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो
इसको हम आगे इसकी देखते हैं कि कौन कौन सी इसकी ज़मीन की जो है वो लेयर्स हैं। सबसे पहले आती है क्रस्ट। क्रस्ट को जो है वो कवर किया हुआ है, ठीक है, पूरे अर्थ को। ये फर्स्ट लेयर है, इसको एग शेल की तरह जो है वो पूरी अर्थ को जो है वो एग शेल का नाम भी दिया गया, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट में इसने पूरा यानी कि कवर किया हुआ है। ये डिफरेंट रॉक से मिलकर बनी हुई है, ग्रेनाइट होगी या बेसॉल्ट होगी, ठीक है। और इसके बाद है मेंटल। ये अपर पोर्शन को हम क्रस्ट कहेंगे, ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है ये ब्लैक, और इसके बाद ये जो इनर पार्ट है इसका, इसको हम मेंटल कहेंगे। इसके भी दो पार्ट हैं, आउटर पार्ट को इनर मेंटल भी कहते हैं और आउटर मेंटल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्रस्ट के बाद में है जो कि सॉलिड रॉक से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। जो अपर मेंटल है वो जो है वो मॉल्टन रॉक है जिसको हम मैग्मा भी कह सकते हैं, ठीक है। और लोअर मेंटल जो है वो सॉलिड रॉक से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास कोर, ठीक है। इसके भी दो पार्ट हैं, आउटर और इनर, ठीक है। जो आउटर कोर है वो मिलकर बना है लिक्विड आयरन से और निकल से, ठीक है। और इनर जो है वो एक ह्यूज बॉल की सूरत में है जो कि सॉलिड आयरन जिसको हम कहते हैं। तो ये पूरा ये क्या है, लेयर्स है इसकी, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप जो सबसे इनर है इनमें जो होगा उसको हम ऐसे आपने जहन में रखना है, उसको हम इनर कोर कहेंगे, ठीक है। और इस तरह आउटर कोर का नाम दिया गया है। तो ये डिफरेंट जो है वो अर्थ की लेयर्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्लेट टेक्टोनिक्स। तो हमारे पास सिर्फ जो है वो एक पीस ऑफ लेयर नहीं है जो आपने अभी पढ़ी है लिथोस्फीयर, इसके अलावा भी बहुत सारी प्लेट्स हैं, ठीक है। तो जब भी ये प्रोड्यूस होगा मैग्मा ज़मीन के अंदर, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करेगा, तो इस एक्टिविटी को हमने प्लेट टेक्टोनिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये प्लेट जो है वो आपस में रब करती हैं, कोलाइड करती हैं, यानी आपस में मिलती हैं, ठीक है, रब करेंगी, कोलाइड करती हैं, यानी कि टकराव जब इनका होता है तो इसी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, या ओशन में जितनी भी मूवमेंट होती है वो इसी वजह से होती है। यानी कि जब भी हीट प्रोड्यूस करेगा मैग्मा ज़मीन के अंदर, तो तब जो है वो इस एक्टिविटी को हम प्लेट टेक्टोनिक्स का नाम देते हैं। इसके बाद है सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स क्या है, जब भी अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो उसकी जितनी भी वेव्स होती हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जनरेट हो जाती हैं, तो हमें वाइब्रेशन फील होती है, ठीक है। तो इस वेव्स को हमने सिस्मिक वेव्स का नाम दिया है। तो सिस्मिक वेव्स जो है वो इंक्रीज़ भी हो जाती हैं, कभी कभी डिक्रीज़ भी हो जाती हैं, तो इनको हमने सिस्मिक वेव का नाम दिया है। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। ज़मीन के ऊपर या अंदर जितना भी हमें पानी मिलता है देखने को उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। उसमें 3 स्टेट्स हैं, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड में क्या क्या आती हैं, ग्लेशियर्स आ गए, आइसबर्ग्स, आइस कैप्स शामिल हैं। लिक्विड में ओशन शामिल है, लेक्स, रिवर्स, ग्राउंड वाटर वेल्स शामिल हैं। गैसियस में वाटर वेपर शामिल हैं एज अ क्लाउड और फोग की सूरत में। अच्छा, जितना भी ये जो वाटर साइकिल है इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। हाइड्रोस्फीयर में जब भी वाटर जो है वो मूव करता है एक साइकिल की सूरत में, तो हम इसको वाटर साइकिल कहते हैं या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले जितना भी वाटर है ओशन में है, रिवर्स में है या लेक्स में है, वो एवापोरेट हो जाता है, ठीक है। एवापोरेट को उर्दू में आबी बुखारात कहते हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर चला जाता है जब भी, यानी कि वाटर जो है वो टर्न हो जाता है वाटर वेपर्स में, ठीक है। वाटर वेपर्स में जब भी वाटर टर्न हो जाएगा तो इसको हमने एवापोरेट करना है। तो एवापोरेट क्यों होता है, हीट ऑफ सन की वजह से। जब भी सूरज की जो है वो रोशनी पड़ेगी, ठीक है, तो वाटर जो है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, यानी कि एवापोरेट हो जाएगा। तो जब ये चेंज होगा तो क्या बनेंगे, क्लाउड्स की सूरत इख्तियार कर लेते हैं वो वाटर वेपर्स, और इन्हीं क्लाउड्स जो है वो दोबारा जो है वो बरसते हैं रेन की सूरत में, स्नो की सूरत में या हेल की शक्ल में, ठीक है। इन 3-4 जो शक्लें हैं इनकी, इस सूरत में जो है वो बादल जो है वो बरसते हैं, और जितना भी पानी जो है वो दोबारा ज़मीन पर आ जाता है, और यही पानी जो है वो दोबारा रिपीट करता है इस सारे प्रोसेस को। इस वजह से हम इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं और वाटर साइकिल भी कहते हैं। तो ये पूरा साइकिल है एक, ठीक है। इसमें जितना भी पानी, ये पूरा साइकिल जो है अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीट होता चला जाता है। इसके बाद है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, जिसमें क्या शामिल है, एयर शामिल है, लैंड एंड वाटर शामिल है, ठीक है, जो कि 10 किलोमीटर तक जो है वो एक्सटेंड होती है। ह्यूमन्स, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, वो ज़मीन पर रहते हैं या
पानी के अंदर रहते हैं वो इसी जोन पर, इसी जो अर्थ जो ज़मीन का जोन है इसी पर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी इसी पर जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं। तो साइंटिस्ट के ख्याल में जो है वो उन्होंने एस्टिमेट किया है, तो उनके ख्याल से जो है वो 8.7 मिलियन स्पीशीज़ जो है वो अर्थ पर उन ज़िंदगी गुजारते हैं, या अर्थ उनका घर है। इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि ह्यूमंस इंसानों का और माहौल का आपस में क्या इंटरेक्शन है उन दोनों के दरमियान में, इसको हमने अब देखते हैं। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर एक नेचुरल जो है वो ये सारे मिलकर जो है वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो ज़मीन पर बनाते हैं, जिसकी वजह से जो है लाइफ पॉसिबल है। क्लाइमेट हो गया, फिजिकल लैंडस्केप, वाटर, फॉरेस्ट एंड लिविंग बींग्स, ये सारे एलिमेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में क्या इंटरेक्शन है ये हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है माहौल पर। सबसे पहले है क्लाइमेट एंड ह्यूमन बींग्स, यानी कि मौसम और इंसान। क्या है कि क्लाइमेट मेजर एलिमेंट है इन्वायरमेंट का, ठीक है, यानी कि क्लाइमेट का असर जो है वो माहौल पर या इंसान पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। यानी जैसा क्लाइमेट होता है हम वैसे ही जो है वो खाते हैं, वैसे ही हम जो है क्लॉथ्स पहनते हैं, वैसे ही हमारे जो है वो ऑक्यूपेशन भी चेंज होते हैं, हमारी लिविंग जो हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे, गर्म चीज़ें जो है वो खाएंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरह जहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी गर्मी तो वहाँ पर क्या करेंगे लोग, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्लाइमेट चेंज होता है तो उनके लिविंग जो हैबिट्स होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। इस तरह जो है वो असर नेगेटिवली कैसे पड़ रहा है इसका, कि किस तरह हम जो है वो बर्निंग जो फॉसिल फ्यूल्स होती है, ठीक है, वो एयर पोल्यूशन का बायस बनती है, ठीक है, और यही जो है वो डैमेज कर रही है हमारी ओजोन लेयर को, और इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो होती है। तो ये इंटरेक्शन हो गया क्लाइमेट और ह्यूमन बींग्स का, यानी कि जैसा क्लाइमेट होगा वैसे ही इंसान जो है अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, वैसे ही हैबिट्स जो है वो इख्तियार करते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। फिजिकल लैंडस्केप एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। फिजिकल लैंडस्केप में क्या चीज़ें शामिल हैं, माउंटेन, प्लेन, कोस्टल एरियाज़ और डेजर्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो फिजिकल लैंडस्केप में शामिल है। इनका और इंसानों का किस तरह रिश्ता है आपस में, ये देख लेते हैं। माउंटेनियस रीजन, यानी कि पहाड़ी इलाकों में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है। वहाँ का कोल्ड वेदर होता है, यानी कि उनका जो मौसम होता है वो कोल्ड होता है, ठीक है, ठंडा होता है। तो वहाँ के लोग जो है वो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक है। वो लोग जो है वो कैटल ग्रेजिंग करते हैं, यानी कि मवेशियों को पालते हैं और इसी तरह जो है उनका गुजारा करते हैं। अगर प्लेन एरियाज़ में देखें तो यहाँ पर जो लोग हैं वो फसलों वगैरह उगाते हैं, यहाँ इस तरह गुजारा करते हैं। उनका जो ज़्यादातर लोग जो है वो फार्मिंग ऑक्यूपेशन होता है उनका, यानी कि किसान जो है वो ज़्यादातर जो है वो खेत वगैरह में काम करते हैं। उनका वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, यानी दरमियाना होता है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो मॉडरेट होता है, दरमियाना होता है। कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं उनका वहाँ पर जो लोगों का रहने का तरीका है वो क्या है, वो उनका पेशा जो होता है वो फ़िशिंग होती है, यानी और ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि मछलियों का शिकार करते हैं या तिजारत वगैरह करते हैं और इस तरह अपना गुजारा करते हैं। डेजर्ट में आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टू हॉट एरिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ पर पानी की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी भी होती है इसी वजह से। तो ये सारे क्या है, फिजिकल लैंडस्केप है, और इस तरह जो है वो इंसानों का इस तरह इनका जो है वो रिलेशन बनता है। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स जो है वो फ़ायदा तो उठा रहे हैं इन सब चीज़ों से, लैंडस्केप से, फिजिकल लैंडस्केप से, लेकिन इसके अलावा हम जो है वो उनको तेज़ी से ख़त्म भी कर रहे हैं, इनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन उनका ख़त्म भी होता जा रहा है। माउंटेन को किस तरह कर रहे हैं, हम उनको कट कर रहे हैं, रास्ते बनाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो वो ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट को हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए और कमर्शियल यूज़ के लिए हम उसको कट करते हैं। इसके अलावा रिवर्स को हम डैम्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं रॉक के इनसाइड में या ओशन फ्लोर पर, तो वो इस तरह जो सॉइल जो होती है या वाटर जो होता है वो कंटामिनेट हो जाता है, यानी कि वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है, आलूदा होना शुरू हो जाता है इस वजह से, न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से। तो हम जो है वो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो केयरलेसली करें, ठीक है। तो ये इनके सारे जो है वो नेगेटिव इफेक्ट जो है वो पड़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एंड ह्यूमन बींग्स, पानी और इंसान, इनका आपस में क्या रिलेशन है। पानी आपको पता है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि दूसरे जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन सब के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत बड़ी जो अमाउंट है पानी की, वाटर की, वो ओशन में है, लेकिन वो पीने के काबिल नहीं है, ठीक है, ड्रिंकेबल नहीं है।
जो फ्रेश वाटर है वो हमें ज़्यादातर मिलता है ग्लेशियर से, फ्रेश वाटर लेक से, रिवर से या स्ट्रीम से, तो तभी जो है वो हम इसी तरह अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं उन्हीं के ज़रिए। इसके अलावा पानी को हम यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो है वो पानी यूज़ होता है, ठीक है। इसी वजह से उसकी जो इसी तरह फ्रेश वाटर जो है वो बहुत सारे दुनिया के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पर कमी का शिकार भी हो रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान की एग्जांपल है। तो यहाँ पर भी जो है वो पानी की, साफ़ पानी जो है उसकी कमी है, तो इसी वजह से जो है वो हमें शॉर्टेज जो है वो फेस करनी पड़ रही है। बहुत सारी रीज़न है इसमें कि जो भी साफ़ पानी होता है जब वो फैक्ट्री के जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है उसमें शामिल हो जाता है साफ़ पानी में, तो इस तरह जो जितना भी होगा वो डिजीज़ भी पैदा होना शुरू हो जाती हैं इंसानों के लिए और जानवरों के लिए। इसके अलावा ये फसलों के लिए भी जो है वो डैमेज करता है, फसलों को भी ख़राब करता है, प्लांट्स ग्रो के ख़राब करता है। तो इस तरह जो है वो वाटर पोल्यूशन होगी तो जितनी भी जो मराइन लाइफ है, यानी कि जो समंदर में रहने वाले जो जानवर हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस वजह से। फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बींग्स, जंगलात और इंसान। अब देखते हैं क्या है, जंगलात का जो 30% हिस्सा है वो ज़मीन पर मौजूद है, ठीक है। 30% जो हमारी ज़मीन का हिस्सा है वो जंगलात से कवर है, ठीक है। जंगलात की वजह से जो है वो क्लाइमेट स्टेबल रहता है, यानी कि मौसम जो है वो स्टेबल रहता है हमारा, और जंगलात की वजह से ही आपको पता है कि हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, और सांस लेते हैं हम जिससे, और बिग सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी है ये। इसके अलावा हमें फ्यूल, फूड, मेडिसिन्स भी जंगलात से ही हासिल होती हैं। लेकिन इसके अलावा जंगलात का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है फ्लड का, कि जितने ज़्यादा आप दरख्त लगाएंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा पौधे होंगे, फ्लड की जो है वो कमी होती है इसी वजह से, क्योंकि वो जो फ्लड क्या काम करते हैं जंगलात के, वो सोइल को जो है वो होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से फ्लड जब भी आता है तो वहाँ की मिट्टी जो है वो ख़राब नहीं होती या इतनी ज़्यादा डैमेज जो है वो नहीं होती। लेकिन हम इंसान किस तरह उसको ख़राब कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन के ज़रिए, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन क्या है, जिसमें हम ट्रीज़ को कट कर देते हैं, दरख्तों का कटाव जिसको हम कहते हैं, ठीक है। हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए या कमर्शियल यूज़ के लिए जो है वो फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रही है, लैंड जो है वो बैरन हो रही है, ठीक है। और ना सिर्फ इंसान बल्कि इससे तबाह हो रहे हैं, बल्कि इससे अफेक्ट इसका एनिमल्स पर भी और प्लांट्स पर भी, जितनी भी स्पीशीज़ हैं उन सब पर असर जो है वो पड़ता है, और इस वजह से वो जो है वो तबाह हो रही हैं। और इसके अलावा हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो क्लाइमेट कंडीशन है, ये उस पर भी असर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जंगलात की वजह से ही हमारा क्लाइमेट स्टेबल होता है। जब यही नहीं होंगे तो हमारा जो है वो क्लाइमेट कैसा होगा, बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा। इसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो इसका इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पास द लिविंग वर्ल्ड एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ज़मीन जिसको हम कहते हैं अपना घर, तो ये ना सिर्फ इंसानों का है बल्कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स शामिल हैं, उन सब का भी जो है ये घर है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इन्वायरमेंट में क्या आता है, फिजिकल इन्वायरमेंट में अर्थ, सन, सॉइल, रॉक, वाटर सोर्सेज, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ये जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं ये इन्वायरमेंट के साथ, फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं किसी जगह पर, या एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे तो ये एक इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। सबसे पहले फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहाँ पर मिलता है, पॉन्ड में, रिवर में इकोसिस्टम, और टेरेस्ट्रियल में, रेन फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, और ओशनिक इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, डीप वाटर, कोल्ड वाटर, वार्म वाटर, इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट में अब हम देख लेते हैं कि फूड चेन क्या है, ठीक है। जितने भी फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे तो इनका असर जो है वो पड़ता है, फूड के ज़रिए इंटरेक्ट होते हैं या फूड एनर्जी साइकिल की वजह से इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, एक फूड चेन हम देख लेते हैं कि सन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसी भी प्लांट को सनलाइट की सूरत में एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो प्लांट क्या करेगा, एनर्जी को कैप्चर करेगा और प्रिपेयर करेगा अपना ही फूड, और ये जो है हेल्प किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से, ठीक है। एयर, सॉइल एंड वाटर, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, सनलाइट भी शामिल होता है, एयर भी शामिल होती है, सॉइल भी और वाटर भी, इन सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस शामिल होता है, तभी जो है वो ग्रो करता है, प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। तो इन सब का इन्फ्लुएंस होना ज़रूरी है, तो किसी एक का भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो वो क्या होगी, फिर वो उस तरह ग्रो नहीं करेगा। प्लांट जब भी ग्रो करता है तो वो ठीक है वो क्या होगा, एक तो जानवर जो है वो उसको खाते हैं, ठीक है, जैसे कि काऊ हो गई या गोट हो गया, और इसके अलावा हम इंसान भी जो है वो इनसे फ़ायदा उठाते हैं,
ठीक है, इसको भी एज अ फूड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह पे इन रिटर्न में क्या होगा, उन्हीं जानवर को हम जो है वो यही जो जानवर होते हैं ये सोर्स ऑफ फूड होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के लिए या दूसरे जानवरों के लिए। यानी कि यहाँ से सूरज की रोशनी आई, ठीक है, यहाँ पे इसको पौधे को पानी भी मिला, मिट्टी भी मिली और हवा भी मिली, सूरज की रोशनी भी मिली, सब कुछ मिला, ठीक है, इसकी प्रॉपर ग्रोथ हुई, ये बड़ा हुआ, ठीक है। इससे फ़ायदा उठाया किसने, जानवरों ने भी और इंसानों ने भी, ठीक है। तो जानवर जो भी होंगे इससे फ़ायदा उठाएंगे, वो बढ़ेंगे, वो जो है खाएंगे इसको, उनकी ग्रोथ होगी, तो इन्हीं जानवरों को हम एज अ फूड सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या इन्हीं जानवरों को जो है वो दूसरे जानवर भी जो वो खाते हैं, ठीक है। हम इंसान तो ये खाते हैं गोट, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी है, लेकिन इसके अलावा जो है वो दूसरे जो एनिमल्स होते हैं वो भी इसको एज अ फूड जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये पूरी एक फूड चेन बनती है, ठीक है, हर एक का आपस में लिंक है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो फूड चेन में शामिल होगा। तो इसका इंसानों पर भी जो है वो काफ़ी असर पड़ता है, जो एनिमल प्लांट का इकोसिस्टम पर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं हम इसको, डिफोरेस्टेशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, एसिडिक रेन होती है, ठीक है, जो हार्मफुल होती है प्लांट्स की, ठीक है, जो भी पानी उस पर पड़ेगा प्लांट्स पर, पौधों का, वो उसको ख़राब करेंगी। इसके अलावा एयर पोल्यूशन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, हमारी ओजोन लेयर भी ख़राब हो रही है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो शामिल होता है। तो जितना भी ये सारा इन्फ्लुएंस शामिल होता है इस फिनोमेना में, जितना भी जो है वो शामिल है, इसकी वजह से जो एनिमल जो स्पीशीज़ हैं वो जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में शामिल हो जाती है। यानी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होते हैं जो कि ख़तरे में होती हैं, यानी कि जो जिनकी नस्ल जो है वो ख़त्म हो रही होती है, जो स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो रही होती है इस दुनिया से, तो उनको हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। तो उनका भी सर्वाइवल का जो है वो काफ़ी इशू बन जाता है। तो इस तरह ये जो है वो सीरियस एक्शन इस पर कह सकते हैं हम गवर्नमेंट को लेना चाहिए कोई, ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहे हैं। यहाँ पर आज का आपका लेसन ख़त्म हो रहा है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं कि उसमें क्या है जी। तो एक्सरसाइज में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, नोट्स मिलेंगे आपको इसके, लॉन्ग क्वेश्चन देख लें। डिस्क्राइब द एटमोसफेयर विद रेफरेंस टू इट्स लेयर, ठीक है, हमने एटमोसफेयर को डिस्क्राइब करना है और इसके लेयर्स के बारे में बताना है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 23 पर मिलेगा। ये आपको एटमोसफेयर जहाँ पर हेडिंग नज़र आ रही है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, हेडिंग देनी है इसी तरह पहले, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा और ये पूरा पेज जो है वो शामिल होगा साउथ पोल तक। जितनी भी लेयर्स हैं ये सारी इसमें आएंगी, आइनोस्फेयर का पूरी हेडिंग आएगी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लॉन्ग एंड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। हमने डिफरेंट अर्थ की जो लेयर्स हैं उसको एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर आपको 24 पेज पे मिलेगा। 24 पे हेडिंग दी हुई है लिथोस्फीयर की, तो ये सारी जितनी भी लेयर्स हैं ये सारी आएंगी कोर तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग, और एंड यहाँ पर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इकोसिस्टम सजेस्ट सम प्रिवेंटिव मेजर्स। इफेक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर, क्या इकोसिस्टम का, वो हमने बताना है। इसका आंसर पेज नंबर 28 पर है। पेज नंबर 28 पर ये जो लास्ट पैराग्राफ है आपका, यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा, ह्यूमंस हैव अ वेस्ट इम्पैक्ट, और यहाँ पर एंड होगा हेल्दी प्लेनेट तक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है जो कि आपने खुद लिखना है। राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या अहमियत है। इसका आंसर पेज नंबर 27 पर है। पेज नंबर 27 पर फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बींग्स हेडिंग दी हुई है, तो ये पूरी हेडिंग यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन 4 में इंक्लूड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द एटमोसफेयर कंटेन 78% नाइट्रोजन, यानी कि एटमोसफेयर पर 78% जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है। मेसोस्फेयर स्टार्ट्स अबव द डैश एंड एक्सटेंड टू 85 किलोमीटर्स। मेसोस्फेयर जो है वो स्टार्ट होती है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे टिक करना है। लेयर अबव द क्रस्ट इज कॉल्ड, वो लेयर जो क्रस्ट के ऊपर है उसको हम बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे है उसको हम मेंटल कहेंगे। एयर पोल्यूशन कॉजेज द ग्रेट डैमेज टू द ओजोन लेयर। एयर पोल्यूशन जो है वो किसको डैमेज कर रही है, ओजोन लेयर को, तो यहाँ पे आपने टिक करना है। फॉरेस्ट कवर अबाउट 30% ऑफ द अर्थ, 30% जो है वो कवर किया हुआ है ज़मीन का हिस्सा, तो यहाँ पे आपने 30% पे टिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपका लास्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम ए विद बी।
ठीक है। तो आपने ये कॉलम मैच करने हैं। सबसे पहले है ट्रोपोस्फीयर। तो ये जितनी भी स्फीयर्स दी हुई हैं इनकी आगे खुसूसियात दी हुई हैं, ठीक है। हर एक को हर एक की खुसूसियात की बना पर जो है वो इससे मैच करना है। ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, इट कॉजेज चेंज इन वेदर, ठीक है, यानी कि इस स्फीयर में जो है वो वेदर चेंज होते हैं, तो आपने इसको मैच करना है इसके साथ। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फीयर की क्या खास बात है कि यहाँ पर क्या मौजूद है, इट हैज़ द ओजोन लेयर, इसमें ओजोन लेयर मौजूद है, तो ये आपने यहाँ इसके साथ मैच करेंगे। थर्ड है मेसोस्फीयर में क्या होता है, मेटेरॉइड जितने भी होते हैं वो यहाँ पर बर्न होते हैं इस स्फीयर पर, तो ये आप इसके साथ मैच करेंगे। थर्मोस्फीयर की क्या खसूसियत है, सैटेलाइट्स ऑर्बिट है, यानी कि जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो यहीं पर इस स्फीयर में घूमते हैं, तो ये इसके साथ मैच होगा। एक्सोस्फीयर की क्या खास बात है, एज ऑफ द अर्थ एटमोसफीयर, यानी कि ये एज है, किनारा है अर्थ के एटमोसफीयर का, ठीक है। एज का मतलब होता है किनारा, तो ये इसके साथ मैच होगा। आइनोस्फीयर क्या है, अरोराज आर फॉर्म्ड एयर, यानी कि अरोराज जो है यहाँ पर इस स्फीयर पे आपको देखने को मिलते हैं या यहाँ स्फीयर्स पर होते हैं, तो ये आपने इसके साथ मैच करेंगे अरोराज आर फॉर्म्ड एयर। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सारा जो है वो समझ में आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।